Good morning, dear students. In our last lecture, we have studied this portion in which we have studied the organelles which are present inside the cell. Then how many membranes are found then? Like in some there is no membrane, while in others single membrane are found. Then what are the composition or the component of that particular organelle that we have studied, and we have studied what is the function of that particular organelle which is found inside the cell. Today we are going to study the next portion of it. The next cell organelle which we are studying today is peroxisomes. If I am talking about peroxisomes, how many membrane is there present in them? That is, a single membrane is present in them. What is found inside them? They contain transporters for selected macromolecules. Two kind of molecules are there in we can say macro and micro molecules. Those molecules which are having a bit large size वो macro molecule में रखे जाएंगे, and those which are having a small size, these in the micro molecules. Like macro molecules में आप DNA रख सकते हो, that इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हो, that macro molecules. Then after that here it is written transporters for selected macromolecules, यानी बड़े molecules को transport करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास the transporters होंगे. These structures are found. Enzyme that catalyzes oxidation reaction, catalase process that peroxide. ठीक है, that means कि यहाँ पे oxidation reaction होता है. एक example दिया हुआ है catalase enzyme का, जो किसको प्रोसेसिंग करता है? पेरोक्साइड की दैट प्रोसेसिंग करता है. ऑक्सीडेशन, अब उसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड इथेनॉल और अदर कंपाउंड. इस तरह के कंपाउंड जब आपके सेल में जाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन करने का काम कौन कर रहा है? द एंजाइम्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द पेरोक्सिसोम्स. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वैक्यूल. Again it is having single membrane. This membrane is called tonoplast. It is not mentioned here. It again contains transporters. मतलब कुछ molecules को अंदर जाने देगा, कुछ को बाहर जाने देगा. इस तरह के structures इसमें. फिर इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? Various pigments, अलग अलग pigments हो सकते हैं. Oil store करेगा, carbohydrate store करेगा, water, toxins. Toxins means वो chemicals जो cell के लिए useful नहीं है, उसको store कर लेगा vacuoles. Function, ये तो composition हो गया. function, varies coloration, storage of oils, carbohydrates, वाटर और टॉक्सिन्स. दैट मीन्स स्टोरेज, ऑयल को स्टोर कर रहा है. देन कलर चेंज करवा रहा है, वेरियस कलरेशन. कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर हो रहा है, वाटर स्टोर हो रहा है या टॉक्सिन स्टोर हो रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन्स होंगे? 2 मेम्ब्रेन्स आर देयर. वन इज आउटर एंड अदर वन इज इनर. मेम्ब्रेन इज डबल. इनर कंटेन्स, अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन होगी उसमें एक एंजाइम होगा जो क्या बनाएगा? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको आपको याद रखना है. इसको सेल करेंसी भी बोलते हैं क्योंकि इसके टूटने से ही आपको एनर्जी मिलती है. ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. देन इसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे और रिडक्शन भी करवाएंगे, ऐसे रिएक्शंस. दूसरा ATP सिंथेसिस, जो आपको पता ही है. फंक्शन ATP प्रोडक्शन. क्लोरोप्लास्ट, वी ऑल नो. अगेन देख के ही पता चल जा रहा है कितने मेम्ब्रेन है. 2 मेम्ब्रेन्स आ देयर. फिर इसके बाद इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो दिस फाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इन इंटीरियर. ठीक है, दिस इज देयर. ये जो पूरा स्टॉक है इसको ग्रैनम बोलते हैं, ग्रैना. एंड दिस इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स आर थैलाकॉइड्स. और यहाँ पे लिक्विड पोर्शन होगा, उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोल सकते हैं. इसका कॉम्पोजिशन पिगमेंट्स होंगे, इसलिए आपको हरी दिखती चीज़ें, क्लोरोफिल पिगमेंट. फिर इसके अलावा एंजाइम्स होंगे. फिर वही एग्जाम जो और कौन सा रिएक्शन कराएंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड शुगर्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ATP बनेगी और शुगर बनेगी, लेकिन किस लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अदर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड, and this is only found inside the plant cell, not animal cell. Another structure, that is the cytoskeleton. मेम्ब्रेन एक भी नहीं होगी. इसमें जो स्ट्रक्चर्स होंगे दैट वुड बी ऑफ एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, तो एक्टिन फिलामेंट्स इसमें पाए जाएंगे. दूसरे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी एक टाइप के रॉड लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स आप समझ सकते हैं. और दूसरे इस तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर फाउंड इन दैम.
फंक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, इन सम स्पीशीज मूवमेंट ऑफ होल सेल, यानी जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देंगे, चीज़ें अंदर बाहर मूव कर सके उसमें हेल्प करेगा। एंड इन सम स्पीशीज मूवमेंट ऑफ होल सेल, कुछ स्पीशीज में पूरे सेल को मूव करने में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो पूरे सेल को मूव करने में हेल्प करेगा। हियर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं किस चीज़ के थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिससे चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड भी जा सकती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकती हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री देगी और कुछ को बाहर जाने देगी। दिस थिंग इज देयर, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब जैसे आप सेलेक्टिवली परमिएबल का एग्जांपल लीजिए, व्हेन एवर स्वेटिंग अकर्स, जब स्वेटिंग होती है तो उसमें वाटर निकल रहा है, सॉल्ट निकल रहा है। हैव यू एवर नोटिस कि स्वेटिंग में चीनी भी बाहर आ रही है, ब्लड भी बाहर आ रहा है? नो, वाई? इट्स अ सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ चीज़ों को ही बाहर जाने देगा, कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देगा। डिफ्यूजन, अब चीज़ों का मूवमेंट किस चीज़ के थ्रू हो रहा है? सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज फाइनली रेज्ड, यानी कि किसी चीज़ का मूवमेंट उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफ्यूजन? तो आप देखो, वी आर प्रेजेंट इनसाइड द रूम एंड वी आर ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, फिर तो कमरे की ऑक्सीजन कम हो जानी चाहिए, CO2 ज़्यादा होना चाहिए, बट रेशियो कैसे बैलेंस रहता है? रेशियो ऐसे बैलेंस रहता है कि रूम के अंदर की जो एक्सेस गैस है वो बाहर गिर जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो भी गैस एक्सेस में है वो अंदर मूव कर जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज सेम दैट मीन्स इट इज डिफ्यूजन बट अकरिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो उसको हम ऑस्मोसिस बोल देंगे। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, अगेन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से किसी का भी हो सकता है। ऑस्मोसिस किसका होगा? केवल लिक्विड का। फिर ऑस्मोसिस के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक। इसको याद रखिएगा, आइसो मतलब बराबर, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। इट इज़ गिवन हियर, आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स स्ट्रेंथ, हाइपर मीन्स मोर, टोनिक मीन्स स्ट्रेंथ, हाइपर मीन्स लेस, टोनिक मीन्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर आपका लिखा है सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, कि कोई आपने सिस्टम लिया, कोई लिक्विड लिया, उसमें जितने लिक्विड है उतने मॉलिक्यूल्स है, उतने किस चीज़ के मॉलिक्यूल है? सॉलिड, जिसको अपन डिजॉल्व किया है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम होंगे एंड लिक्विड कम होगा और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। वाइल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? दैट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और सॉल्यूट के कम हो जाएंगे। एंड हाउ डज इट इज़ हेल्पिंग इन एनी ऑफ द थिंग्स? सो अगर आप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है, यानी सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर श्रिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कितना कैसा है? कम है। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सिस्टम इस मीडियम में चला जाएगा जहाँ पे वाटर कम है, तो इसको हम एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर से बाहर की ओर मूव कर जा रहा है। और वेयर हैव यू नोटिस डाउन दिस थिंग? जब बहुत ज़्यादा क्लॉथ वॉश कर लो तो देखो फिंगर्स में रिंकल आ जाते हैं, या सोप में बहुत देर तक अपना हाथ रखे रहो तो रिंकल्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें हैं और फिंगर के अंदर कंपैरेटिवली कम है, तो फिंगर के अंदर के लिक्विड जो होगा वो क्या हो गया? बाहर आ गया, तो उस वजह से वहाँ पे श्रिंकिंग आ जाती है। दैट मीन्स एक्सऑस्मोसिस हैज़ अकर्ड। बट यही कंडीशन अगर उल्टा है, सेल के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है जबकि मीडियम में सॉल्यूट कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगी? एंडोस्मोसिस, यानी कि वाटर जो है वो मीडियम से सेल के अंदर मूव कर जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम दिस मीडियम टू द सेल, एंडोस्मोसिस हो गई। नेक्स्ट
for it, what thing which we have to know, where we have seen this endosmosis. तो endosmosis आपने देखा है when we soak raisins, किशमिश भिगोते हैं तो देखते हैं किशमिश के अंदर पानी चला जाता है। बहुत सारे ग्रेन्स आपने सोक किए होंगे, देखा होगा अरे ग्रेन्स के अंदर पानी चला गया, तो कैसे चला गया, दैट इज द एंडोस्मोसिस. This thing was given to you as a homework, endosmosis, exosmosis. Plasmolysis means that loss of water from the cell when it is kept in hypertonic solution. बहुत ज़्यादा concentrated solution में अगर सेल को रखोगे तो सेल के अंदर का पानी बाहर लूज हो जाएगा और उससे साइटोप्लाज्म जो है सेल का या प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलिसिस. This is the important content which you have to learn. Scientists, in which year, what discovery they have made? तो ल्यूवेनहॉफ 1664 फ्री लिविंग सेल, मतलब पहले सेल को तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया था, बट लिविंग सेल को, वो नॉन लिविंग था, लिविंग को किसने डिस्कवर किया? दैट ल्यूवेनहॉफ 1974 फ्री लिविंग सेल. कहाँ पे? पॉन्ड वाटर में. फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ही हैज़ डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. Purkinje, he has discovered protoplasm in the year of 1839. Schleiden, Schwann and Virchow, these three has given cell theory, but एक साथ नहीं दिया, देखो अलग अलग दिया. Schleiden ने एक थ्योरी का पॉइंट दिया 1838 में, Schwann ने दूसरा उसी को मॉडिफाई दूसरा पॉइंट दिया 1839 में, एंड Virchow 1855. Schleiden एंड Schwann की थ्योरी का जिस्ट जो था वो क्या था? दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कोई कहीं भी अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो वो किसके एक्शन से वर्क कर रही है? बिकॉज ऑफ द सेल ओनली. तो हम सबकी बॉडी में इंडिविजुअल वर्क कौन कर रहा है? सेल कर रहा है. इन द सेम वे Virchow 1855 he has given the last point of the cell theory that all cells arise from the pre-existing cells. Class, as I guess this chapter is clear to you all. Now your work is to just learn this chapter properly. इसके सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए. It is very much interesting as well as easy. In case if you find any term a bit hard, you want it to be get explained, so you can send it as your query. I will solve it out, and in our next class we would be having our test of the same chapter, so be prepared.